हेलो जी। गुड गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय सिया राम हमरे टाइगर टाइग्रेस। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम भी। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन? एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के करंटवा के साथ में जोरदार अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। आइए स्टडी विथ स्माइल किया जाए। क्या कहते हैं? आजकल का बचवा सब क्या कहें, एकदम जुलुम होता है, जुलुम। अब स्टूडेंट लोग का परीक्षा चल रहा था। एगो स्टूडेंट जाता है मंदिर, भगवान के आगे। भगवान को कहता है, भगवान आप तो सबका किस्मत लिखते हैं, सबका किस्मत आपके हाथ है। हमको अगर आप पास कर दीजिएगा, आहा हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तब भगवान कहते हैं उसको, है रे, दुनिया भर का किताब तुम्हारे पास है। तुम इतना सारा गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ के अगर पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जय हो, जय हो। ये तो गजब हो गया। 100 सोनार किया, एक लोहार की, नहले पे दहला। जय हो, जय हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मुस्कुराते रहोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी पनाह नहीं देती। एक ठो बात कहिए, आप हमको जवाब दीजिए। अब मान लीजिए कि सड़क पर कोई जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। दो ठो जा रहा है, दो ठो आदमी जा रहा है, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक ठो का हाथ चला गया, एक एक हाथ चला गया, एक ठो का एक आंख चला गया। अब एक ठो कह रहा है, हाय हमरा हाथ, बाप रे बाप, मर गए, मर गए, मर गए। सब आदमी लोग आ गए वहां पे, दोनों के पास में, एकदम रो रहा है, बिलख रहा है एगो। और दूसरा कह रहा है, कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। एक आंख गया है ना, भगवान दूसरे आंख का तो रक्षा किए। आओ, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा, दर्द उसको भी हो रहा है, लेकिन वो उसका पछतावा नहीं कर रहा है। वो इस बात का खुशी मना रहा है कि हमारा एक आंख तो है। अब आप विचार कीजिए कि आप किसको महान कहेंगे। आप इसमें ये भी विचार कीजिए कि आपको कैसा बनना है। हम तो ये कहानी से एगो कहानी सुनाए हैं आपको, लेकिन इसको आप कई चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जीवन के, ये कहिए कि महान बनने का गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। विचार कीजिएगा। आइए हम लोग जंप करंटवा का जो टॉपिक सब है यूपीएससी वाला, उस पर जंप मारें, एक एक करके प्रकट होते हैं हम तुरंत। देखिए, ये हम लोग का पहला टॉपिक है का पालना स्कीम। गवर्नमेंट एगो स्कीम शुरू की है, नाम का है पालना स्कीम। जब भी आप कोई टॉपिक का तैयारी करें, शुरुआत उसके नाम से करें। नाम को, अगर नाम को आप समझने का कोशिश कर सकें कि हाँ, नाम में कुछ छुपा हुआ नज़र आ रहा है, उसको समझने का ट्राई करें। काहे कि यूपीएससी जो क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछता है, खास करके प्रीलिम्स में, उसमें काफ़ी कुछ उसके नाम में छुपा हुआ रहता है। बहुत क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आपको उसका ऑप्शन सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका नाम अगर आप पढ़ लें, आप वो टॉपिक भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं सही सही कि ये इसके आसपास हो सकता है। जैसे यहाँ है पालना। पालना आप बढ़िया से जानते होंगे, वो जो झूला होता है बच्चा को झुलाने वाला,
एगो पालना, एगो और पालना भी होता है, पालना पोसना, दोनों एक ही तरह से है, काफ़ी कुछ। अब आइए ज़रा इस पर बात करें। इसको गवर्नमेंट तो शुरू की ही है, ऑब्वियस है, लेकिन उसका कौन-सा मिनिस्ट्री? पालना बच्चा के लिए होता है, तो बच्चा के लिए कौन-सा मिनिस्ट्री है भैया? अब बच्चा, माँ दोनों जुड़ा हुआ है। आइए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डायरेक्ट आपको तुरंत मिल गया कि इसका तो यही होगा और कौन हो सकता है। वुमेन भी है, चाइल्ड तो है, ये है, कम से कम डायरेक्ट दिखेगा। इस पर यूपीएससी पूछता है अक्सर कि स्कीम सबका मिनिस्ट्री दे देगा कि किस मिनिस्ट्री का है। तो ये स्कीम है का, काहे के लिए शुरू किया गया? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू पार्टिसिपेट इन economic activity by providing facilities so that along with her livelihood she can provide a safe and secure environment for her children। ज़्यादातर ही होता है महिला लोगों के साथ में कि अगर उनका बच्चा है छोटा-छोटा, तो उसी को देखभाल करने में लग जाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं उस वजह से वो। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाने वाला एक्टिविटी वो नहीं कर पाती हैं, काहे कि उनको बच्चा का देखभाल करना होता है। अब इसमें यही फैसिलिटी दिया जा रहा है महिलाओं को कि बचवन सब है भी आपका ढेना-ढेनी सब, तभियो कोनो बात नहीं। आपको अपॉर्च्युनिटी दिया जाएगा, ऐसा सब आपको फैसिलिटी दिया जाएगा, जिससे कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करेंगी और साथ में आपका जो बचवन सब है ना, उसको भी सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा, दोनों बात होगा। तो आपका बच्चा का केयर भी हो जाएगा, आप अपना काम भी कर लीजिएगा। यही चिंता है ना आपको कि भैया हमारा बच्चा के देखेगा, तो उसका फैसिलिटी सरकार कर रही है इसमें। गवर्नमेंट इज टू एस्टेब्लिश, इसमें गवर्नमेंट अभी कौन सा कदम उठाई है? 17,000 क्रेचेस जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। क्रेचे क्या होता है? बच्चा का देखभाल करने वाला फैसिलिटी सर। तो गवर्नमेंट 17,000 क्रेचेस जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रही है इन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी आप जानते होंगे, पंचायत सब में रहता है, मोहल्ला सब में रहता है, जो बच्चा का देखभाल करने वाला है, उसको सुइया उइया सब जो पड़ता है वो सब प्रोवाइड करता है। Creches in Anganwadis across the country to address the need for quality daycare facilities or creches for children of working women by providing a safe and secure environment for nutritional health and cognitive development of the children, thereby enabling more women among all socio-economic groups to take up gainful employment in the organized and unorganized sector। मतलब जो हमारा आंगनवाड़ी है पूरे देश में फैला हुआ, उसमें गवर्नमेंट 17,000 क्रेच फैसिलिटी, बच्चा का केयर करने वाला फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेगी, जिससे कि बच्चा को क्वालिटी डे केयर फैसिलिटी मिल सके। जो इशू बना हुआ है कि बच्चा कौन देखेगा, उसका क्या होगा, हम लोग काम करेंगे, तो वो फैसिलिटी मिल सके किनके? वर्किंग वुमेन, जो काम करेगी उन्हीं के बच्चा को मिलेगा। इसमें क्या दिया जाएगा? सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट। किस चीज़ का सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट? उसमें क्या होगा? न्यूट्रिशनल, बच्चा को न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना पीना बढ़िया मिलेगा, हेल्थ, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब दिमाग से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, पढ़ाई लिखाई वाला बात ऑफ द चिल्ड्रन। इस ये होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग जो हैं, वुमेन लोग जो हैं, हर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से, किसी भी ग्रुप के, ये नहीं है कि खाली किसी खास वुमेन को मिलेगा, किसी खास ग्रुप के, किसी भी ग्रुप के कोई भी महिला हो सबको मिलेगा, जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट
में शामिल हो सके गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एक होता है, वो भी बड़ा गेनफुल है, वो ना करें तो सबका लुटिया डूब जाएगा, लेकिन उसका कोई कदर करते नहीं है। वो जो घर में उनको तो ना, उनका नाम ही जो हाउस वाइफ रखा है, ससुरा पता नहीं कौन रखा है, मिले तो हम कूट डालें उसको पकड़ के। उनको ना, उनका नाम होना चाहिए क्रिएटर ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, कि देश के भविष्य को संवारने वाली हैं वो, क्रिएटर हैं वो उनके। ये नाम पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में कहीं भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हो, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रही हो, इसमें क्या फ़र्क होता है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड हुआ कि इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपका जॉब जा सकता है, या फिर इसको आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आपको टाइम पे सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों बात है इसमें। तो ये फ़र्क होता है। तो ये दोनों में से कोई भी काम वो करें, किसी भी सेक्टर में उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। तो देखिए, वुमेन से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी मेंस में। अगर प्रीलिम्स में इसमें कैसे पूछा जाएगा, पालना स्कीम के बारे में पूछ लिया जाएगा, उसका मिनिस्ट्री का है, उसका एम का है, इस पर पूछा जा सकता है। मेंस में वुमेन पर आता रहता है, चिल्ड्रन पर भी आता रहता है। तो उसमें अगर आपको मौका मिले तो आप फैक्ट का इस्तेमाल, इसको फैक्ट के रूप में आंसर राइटिंग में ज़रूर करिएगा। खाली वही सोसाइटी वाला पोर्शन में नहीं, और भी देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है आपका, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इकोनॉमी में। उसमें है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीएस 3 का इकोनॉमी का पोर्शन देखिए आप, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। तो इससे होगा ना, अब महिला लोग भी शामिल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा डेवलप करेगा। एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी भी मिल, एक तरह से कहिए एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी भी जनरेट हो रहा है। अब मौका मिल रहा है तो करेंगे काम। तो आप इसका कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में भी वुमेन पर ऐसे आता रहता है, वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगह कर सकते हैं। कुछ-कुछ आपको लेके चलना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आपको सीखना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, अब हम लोग दूसर का टॉपिक पर जंप मारते हैं, आइए। अब देखिए, ये हम लोग का अगला टॉपिक है। दूसरा का है सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्राइब्यूनल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट एगो डिसीजन दी ट्राइब्यूनल के ऊपर। ट्राइब्यूनल का होता है आप जानते हैं कि एड हॉक कोर्ट सब होता है। कहने का मतलब कि ट्राइब्यूनल जो है किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, किसी खास इशू सबको सॉल्व करने के लिए। एक तरह का कोर्ट ही है, सुनता है, सुनवाई करता है, लेकिन इसको किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। वो मकसद पूरा हो गया तो उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि वाटर डिस्प्यूट। अब आप कावेरी नदी को लेकर सुनते होंगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच छिड़ा रहता है बात, जंग जैसा। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुनते होंगे, तो उस पर एगो ट्राइब्यूनल बना है। और भी कोई अगर ऐसा मुद्दा निकल के आया कोई खास, तो उसके लिए स्पेसिफिक अगर बनाने का ज़रूरत है तो ट्राइब्यूनल बनाया जाता है, ठीक? तो सुप्रीम कोर्ट अभी कही कि ट्राइब्यूनल लोग जो हैं, ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फॉर्म ए पॉलिसी। ये ट्राइब्यूनल्स गवर्नमेंट को ये आदेश नहीं दे सकती है या डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि आप कोई पॉलिसी बनाइए। ऐसा काहे कही होगी सुप्रीम कोर्ट? जैसा अभी हम बोले कि ई परमानेंट कोर्ट नहीं है, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है और उसके बाद हटा दिया जाता है। तो जो चीज़ परमानेंट नहीं है, वो खाली कभी-कभी आया है, वो कैसे गवर्नमेंट को डायरेक्शन देगी कि आप कोई पॉलिसी बनाइए? काहे कि पॉलिसी तो लंबा चलने वाला बात होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कही कि नहीं, ई ट्राइब्यूनल नहीं कर सकता है। ई स्टेटमेंट हम आपको काहे बता रहे हैं? यूपीएससी अक्सर ऐसा-ऐसा स्टेटमेंट पकड़ के क्वेश्चन पूछता रहता है, खासकर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दिया है तो उस पर। हो सकता है वो ट्राइब्यूनल के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ दे और वो उसमें ये स्टेटमेंट डाल दे, आपसे पूछे
कि सही है या गलत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो चाइनाज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चाइना ससुरा चमगादड़ एगो नयका पॉलिसी अपना लेके आया है अपना इकोनॉमी के लिए। आप कहिएगा चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी से हम लोग को क्या लेना-देना? अब देखिए, कम से कम उस पॉलिसी से लेना-देना होना चाहिए जिसका प्रभाव इम्पैक्ट इंडिया पर पड़े। किसी भी देश का वैसा कोई पॉलिसी अगर हो रहा है जिसका प्रभाव इंडिया पर पड़ने वाला है, तो वो हम लोग के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक? हम आप अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा ही कि कंट्रीज़, पॉलिसीज़ एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड कंसर्निंग इंडियाज़ इंटरेस्ट, ऐसा आपको एक सिलेबस का टॉपिक मिलेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इस पॉलिसी में क्या करने वाला है चाइना? चीन जो है अभी का बात करें तो मेनली एक्सपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी कहने का मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके पैसा कमाने पर ध्यान देता है। अपना चीज़ बाहर बेचता है और उससे पैसा कमाता है। इस पॉलिसी में अब चाइना ई प्रोविज़न करने जा रहा है कि अब हम लोग एक्सपोर्ट पर कम ध्यान देंगे, मतलब कि बाहर के मार्केट पर कम ध्यान देंगे और घरेलू मार्केट को बूस्ट करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करेंगे। मतलब इनवर्ड पॉलिसी बना रहा है इकोनॉमी को लेके। अब देखिए, चाइना रॉ मटेरियल का भंडार है, वहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल दूसरा देश लोग खरीदता है, इंडिया भी बहुत सारा सामान मंगाता है वहाँ से। आप फ़ोनवा सब ले लीजिए टेक्नोलॉजी का छोटका-छोटका, देखिए कितना चाइना का माल सब बिकता है यहाँ पर, हैं, चाइनीज़ सामान से। अब वो अगर अपने तरफ मुड़ जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट पर जोर देने लगेगा, एक्सपोर्ट पर कम ध्यान देगा, तो इधर हो सकता है इंडिया को रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो, सप्लाई चेन आप जानते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है आपके टॉपिक में इकोनॉमी में। सप्लाई चेन पर प्रॉब्लम हो जाए, हैं? तो इंडिया के इकोनॉमी पर हो सकता है, अब कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो पता चलेगा कि कितना इनवार्ड हो रहा है, कितना ज़्यादा डोमेस्टिक पर ध्यान दे रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 गो आज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हम लोग फिर नए का टॉपिकवा को पकड़ के फिर करेंगे उसके साथ में आगे। फिर मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं हमारे टाइगर टाइग्रेस।